Okay, so we'll be studying quadrilaterals today in this class. So quad means basically a four-sided figure that is known as quadrilateral. Lateral is length. So four-sided length, any figure which has four lengths is known as a quadrilateral. So any four-sided closed figure is basically a quadrilateral. Say, let's say, that looks like more of a, okay, no. Now this is a four-sided figure. It is known as a quadrilateral. So let us say this is A, this is B, this is C, this is D. Right now, we are basically going to study properties about four-sided figure. Therefore, this class once again is going to be a theoretical class, no questions per se, because we are first expected to know about the characteristics and properties. Once we are comfortable, only then we can, go ahead and solve some kinds of questions. So those, to start with, it is about properties. So it's a four-sided closed figure is known as a quadrilateral. Now, no real property in that. The only thing we have to know in this, that diagonals will intersect. So what do you mean by diagonals? So diagonals are line which connects A to C. This is a diagonal. And these are diagonals. So these are two diagonals. They will intersect. Or the second property is diagonals will divide the quadrilateral into two triangles. Diagonals क्या कर रहे हैं? इसको दो triangles में divide. कौन सी? अगर मान लो AC मेरा diagonal है तो ADC is a triangle and ABC is a triangle. Now, if you say DB is my diagonal, then DCB and DBA is a triangle. So diagonals intersect. तो पहला तो यही हो गया, diagonal intersect करते हैं. दूसरा क्या करते हैं? Diagonals divide it into two triangles. कोई भी diagonal लोगे तो दो ट्राइंगल में डिवाइड करेगा. समझ में आ रही बात? नाउ यू सी, मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो डायगोनल्स हैं और इसके बाहर हमने ये रस्सी बांध रखी है. मतलब दिस इज अ थ्रेड फॉर एग्जांपल एंड दीज आर टू डायगोनल्स. ठीक है. नाउ वी वांट टू मेक श्योर दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट. सर दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे? नहीं, इक्वल नहीं होंगे. सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो हो सकती है वो ये हो सकती है, vertically opposite angles are equal. ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, but it has nothing to do with the property of quadrilateral. It is what we studied in the previous class कि अपन कोई भी दो लाइनें काटेंगे तो vertically opposite angles बराबर होंगे. तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है. बट ये कैरेक्टरिस्टिक इस वजह से नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल है. ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी दो लाइन के लिए वैलिड है, इसलिए आ रही है. आ रही बात समझ में? सो दिस इट इज वैलिड बिकॉज इट इज जस्ट टू इंटरसेक्टिंग लाइन. सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. अब अगर हम कोशिश करें डायगोनल्स को क्या कराने की? बाइसेक्ट कराने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ये डीबी को थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, ऐसे खिसकाना पड़ेगा. अभी देखो ये मान लो ओ है, ओसी और ओ ए बराबर दिख रही है क्या? तो अगर अपन डीबी को थोड़ा नीचे ले आके काटेंगे तो एओ और ओसी को हम बराबर कर सकते हैं. उसी तरीके से यहां पे डीओ छोटा लग रहा है, तो अगर अपन एसी को थोड़ा नीचे खिसका दें तो भी बराबर कट जाएगा. जब हम ऐसा कोशिश करेंगे तो ये लाइनों की लेंथ भी बदल जाएगी अपने आप ही. इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये अपने पास दो डायगोनल्स हैं और अपने चारों तरफ धागे बांध रखे हैं, अपन ने धागा बांध रखा है. ठीक है. ऐसे अगर हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो धागे की लेंथ भी चेंज हो जाएगी, यानी डीसी की लेंथ अलग हो जाएगी, बीसी सब चेंज होएगा. तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मिनिमम फिगर दैट इज जनरेटेड? मतलब अगर अपन किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स को बाइसेक्ट कराने की कोशिश करें, बाई का मतलब दो, सेक्ट यानी काटना, यानी एक ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन को बराबर हिस्सों में काट दे. यानी व्हाट आई वांट कि मैं चाहता हूं कि एसी और डीबी एक दूसरे को क्या करें? बाइसेक्ट करें. ऐसा किस फिगर में होगा? या फिर इसका कॉन्वर्स क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्वाड्रिलेटरल में मान लो ये डायगोनल्स है, आप ऊपर नीचे ऐसे एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब अपन ने चारों साइड और चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो एक फिगर बनेगी अपनी. वो फिगर क्या बनेगी? मिनिमम फिगर क्या बनेगी?
स्क्वायर मिनिमम फिगर। स्क्वायर की कोई गारंटी नहीं है कि बनेगी नहीं बनेगी। रेक्टेंगल ऐसा हो सकता है कि जो मैंने कंडीशन बोली यानी डायगोनल बाइसेक्ट हो जाएं और वो फिगर ना हो, ऐसा पॉसिबल है। उसको मिनिमम फिगर बोलते हैं कि वो तो बने, गारंटीड है भैया, वो तो बनेगी बनेगी। अब तुम स्क्वायर बोल रहे हो, स्क्वायर में ये बात सच है जो आप बोल रहे हो। अगर स्क्वायर अपन बनाएंगे, जो आप मेरे को कह रहे हो कि सर स्क्वायर बना लो, मान लो अपन ने स्क्वायर बना लिया तो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा करेगा, ये गारंटीड सच है। लेकिन क्या ये जरूरी है स्क्वायर बनेगा? ना, ये जरूरी नहीं है। मेरे को वो फिगर चाहिए जो जरूरी है, मजबूरन है, गारंटीड है, बनेगी ही बनेगी, उसको बोलते हैं मिनिमम फिगर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? मिनिमम फिगर यानी वो तो बनेगा ही बनेगा, आप जो मर्जी कर लो। अब स्क्वायर बने ना बने गारंटी नहीं है, बन सकता है बट गारंटी है क्या? नहीं, उसको मिनिमम फिगर बोलते हैं। क्यों ये रेक्टेंगल है मान ले, क्या ये बाइसेक्ट नहीं करेगा? एक मिनट, रेक्टेंगल में क्या डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करेगा? फिर क्या? नहीं तूने क्या बोला है? अच्छा, सोच रहा है थोड़े मजे ही ले लेते हुए। ये 3 साइडेड फिगर है ना वो। हाँ बेटा बोल, क्या कह रहा है? ट्रेपीजियम नहीं, ट्रेपीजियम में कोई जरूरी नहीं है कि गारंटीड बने। मान ले ट्रेपीजियम ऐसी फिगर है, मान लेते हैं ये भी ट्रेपीजियम है। ये देखिए लंबा है, ये छोटा सा है, कोई जरूरी नहीं। मैं वही तो कह रहा हूं, नहीं बनेगा ना भाई, वही तो समझा रहा हूं। हाँ, द मिनिमम फिगर दैट इज जनरेटेड इज अ पैरेललोग्राम। मतलब मिनिमम फिगर का मतलब है पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल्स गारंटीड है, वो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम फिगर अगर अपन डायगोनल्स को बाइसेक्ट कराएंगे, छोड़ो, मान लो सिंपल लाइन है। तो मिनिमम फिगर ये क्या है हमारी? हमने क्या कराया यहाँ पे? डायगोनल्स को बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट तो हो ही रहा है, बाइसेक्ट कराएंगे तो फिगर क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। अब हमें पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। पैरेललोग्राम क्या होता है, बेयर मिनिमम कंडीशन क्या होती है कि भैया ऐसा होगा तो पक्का, एक तो ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करेगा तो पक्का पैरेललोग्राम बनेगा, एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है पैरेललोग्राम बनाने की? वेरी गुड, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। अपोजिट साइड पैरेलल। कहने वाला, मान लो ये अपनी पैरेलल लाइन है, ये अपनी पैरेलल लाइन है, तो जो उसके अंदर फिगर बनेगी वो हमेशा पैरेलल लाइन बनेगी। इसको बोलते हैं फिगर, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट। पैरेललोग्राम बनाने के लिए अपन ने 2 लाइन ऐसे पैरेलल खींच दी और 2 लाइन ऐसे पैरेलल खींच दी, तो उसके बीच की फिगर क्या बनेगी? पैरेललोग्राम। और कोई कंडीशन हो सकती है? वो प्रॉपर्टी है। और कोई कंडीशन हो सकती है? प्रॉपर्टी है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल एंड पैरेलल, तो भी पैरेललोग्राम बनेगा। मतलब है ना ना ना, ऑपोजिट साइड पैरेलल का हिंदी अनुवाद ये है कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो अंदर क्या बना? पैरेललोग्राम। अब मैंने बोला वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, ये 2 पेयर हो गए, पेयर मतलब जोड़ा। एक ये दोनों पैरेलल हो गई। हाँ, ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है, ठीक है। तो 2 पेयर पैरेलल होने चाहिए। मैंने क्या बोला? एक पेयर, यानी एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये पैरेलल हो जाए और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर हो जाए। अब अगर अपन इस फिगर को ज्वाइन करते हैं ऐसे, तो पैरेलल, तो समझ में आ रहा है? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल एंड इक्वल, यानी एक ऑपोजिट पेयर, एक ऑपोजिट साइड पैरेलल भी हो एंड यानी दोनों कंडीशन होनी चाहिए, इक्वल भी हो, तो भी मेरी फिगर क्या बनेगी? पैरेललोग्राम। हाँ, हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये मिनिमम कंडीशन है। मान लो मैंने कहा कि भाई ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाली पैरेलल, कैन आई से इट इज अ पैरेललोग्राम? यू विल से यस बिकॉज वी नो। बट समबडी सेज नहीं सर ये वाली लाइन पैरेलल है, इसका मुझे पता नहीं, लेकिन वो जो दोनों पैरेलल लाइन है ना वो मैंने बराबर ले ली, अब मैंने ज्वाइन कर दिया, तो क्या पैरेललोग्राम होगा? हो जाएगा। जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट पैरेलल ही होगी, वो उसका कंक्लूजन आ जाएगा। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या थी? मेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल एंड इक्वल, एक कंडीशन ये, या फिर ऑपोजिट साइड शुड बी
पैरेलल तो भी हो सकता है, या फिर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स को अगर हम बाइसेक्ट कराएंगे तो भी फिगर क्या बनेगी, पैरेललोग्राम। ये बात समझ में आती है? ये रिक्वायरमेंट है क्या, किसकी रिक्वायरमेंट है, एक 4 साइडेड फिगर को पैरेललोग्राम बनने की रिक्वायरमेंट है। अब हमें देखना है पैरेललोग्राम की मिनिमम का मतलब ये है कि मान लो आपने एक स्क्वायर बना दिया, अब इसमें ये भी, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी है, डायगोनल से बाइसेक्ट है, सारे सौदे सेट हो रहे हैं, तो पैरेललोग्राम तो होगा ही हो। हाँ, है ना। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर वो चीज नहीं हुई तो हम उसको पैरेललोग्राम कंक्लूड नहीं कर सकते, उसको मिनिमम कंडीशन बोलते हैं। अगर वो चीज नहीं हुई तो हम उसको पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते, उसको मिनिमम कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, वो कंडीशन नहीं हुई तो हम उसको, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मान लेते हैं पैरेललोग्राम है, अब हमने क्या बनाया, पैरेललोग्राम। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रू है इसकी, कैन आई से ए बी इज इक्वल टू डी सी। सबसे पहले तो हाँ, एंड क्या लिया, ए बी डी ए इज इक्वल टू बी सी, एक तो ये बनेगा, फिर ये बनेगा ए बी इज पैरेलल टू डी सी, AB is parallel to DC and AD is parallel to BC। ये सारी चीजें बनेगी। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मींस एंगल A is equal to एंगल C and एंगल B is equal to एंगल D। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट मींस एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू विच इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D की वैल्यू विच इज सेम एज एंगल D प्लस एंगल A की वैल्यू, जिसकी वैल्यू 180 डिग्री बनती है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब इसको लिखूं क्या, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। एक चीज तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात क्या, ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल एंड इक्वल। तो दो कंडीशन तो ये हो गई, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। फिर दूसरी क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट एंगल यानी A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D। क्लियर है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, ये हम कह सकते हैं, याद रहेगा यहां तक। अब इसके बाद और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी, वो तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है ना। कौन सी प्रॉपर्टी? तो कहाँ है इसमें, कौन सी बता तो सही, एक तो बता दे। वो तो फिर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहा है, एग्जिस्टिंग फिगर तो यही है, इसमें बताना। यूं तो तू दोनों को परपेंडिकुलर करके स्क्वायर बना देगा, रेक्टेंगल बन।
फिर तो कंस्ट्रक्शन भाई जो फिगर है उसकी प्रॉपर्टी की हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी? कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा जो है वही है। नहीं, ये तो डायग्नोसिस का पार्ट है ना, बनाया नहीं है तो क्या हो गया। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अब लगाओ जो तुम बता रहे हो मुझे, डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। वो भी हो तेरे की, बाइसेक्ट तो करेगा, लेकिन उसके पहले भी एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बताओ। यस, डायगोनल्स विल डिवाइड इनटू टू। यस, डायगोनल्स विल डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट समझते हो? एकदम। आप इमेजिन करो अगर अपन इस ट्रायंगल को ऐसे फोल्ड कर दें तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। मतलब मतलब ये जो लाइन है, अगर अपन इसके अलोंग फोल्ड करते तो डी इसके ऊपर आ जाएगा, बी के ऊपर। आइडेंटिकल फिगर बन जाएगी नहीं बनेगी? इमेजिन कर पा रहे हो? फोल्ड कर दिया हमने तो ट्रायंगल्स कैसे बनेंगे अपने? कॉन्ग्रुएंट। तो क्या प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स विल डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। डायगोनल सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक इसी में, अगर इसको समझ लोगे तो बाकी आसान हो जाएगा। डायगोनल्स will divide it into two congruent triangles। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये congruent triangles होंगे तो क्या ये एंगल बाइसेक्ट करेगा? करेगा? पिटाई करूंगा मैं तुम्हारी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है सब कुछ एकदम आइडेंटिकल हो, इक्वली होना चाहिए। वो सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है भैया एक के ऊपर एक चिपक गया, सब कुछ कॉमन होना चाहिए तभी कॉन्ग्रुएंट होता है। वो सिमिलर होता है, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, दोनों सर्कल है, डिजाइन सेम है, बट दे आर सिमिलर फिगर्स, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब डिजाइन भी सेम है और साइज भी सेम है। इस केस में फिगर कैसी है? कॉन्ग्रुएंट है। जिन्होंने क्लास लगाई थी वो मुझे बताओ किस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट बता रहे हो? एसएसएस भी लग जाएगा, एसएएस भी लग जाएगा ना। एसएसएस दिख रही है मेरे को तो। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी डीसी और ए बी बराबर है, एडी और डीबी बराबर है, और ए तो एसी कॉमन हो गया, एसएस लग गया, एसएसएस लग गया। एसएएस भी दिख ही रहा है, बी और सी, बी और डी मतलब ऑपोजिट इक्वल है और दोनों बगल वाली साइड। बट अगर ऐसा है तो क्या ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होगा क्या? तभी तो कहूं है, एसी बराबर नहीं होगा तो एक लाइन ही ए के बराबर होने की जरूरत। ए सी बी अच्छा के बराबर होगा। डी ए सी भूलना नहीं है भाई, अभी से नाम भूलने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी इसको। ऑल्टरनेट, हाँ। सो दिस रेड वाला इज इक्वल टू दैट रेड वाला, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। उसी तरीके से ये जो ब्लू वाला एंगल है ये इस ब्लू वाले के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? एंगल्स इक्वल है लेकिन बाइसेक्ट नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट बात है। सो डायगोनल्स विल डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, बट क्या है? बट नॉट बाइसेक्ट। किसको? बट नॉट बाइसेक्ट एंगल्स, नॉट बाइसेक्ट एंगल्स। बस समझ में आ रही बात? ये कैरेक्टरिस्टिक क्या? डायगोनल्स विल डिवाइड इनटू, क्योंकि दिमाग में कहां गड़बड़ होती है भाई, कॉन्ग्रुएंट है तो बराबर तो होना ही चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कौन सा एंगल किसके बराबर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बराबर तो है लेकिन वो बाइसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा डायगोनल बनाए। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? डायगोनल विल बाइसेक्ट ईच अदर। वहीं से तो आया था ये फिगर, ओरिजिनली वहीं से तो लाए थे आप ऊपर से, कि डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल बाइसेक्ट each other. Making sense, all of you?
ये दिख रहा है क्या 90 पे? दिख भी तो नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना, नहीं करेगा। हाँ अभी आते हैं, रेक्टेंगल में भी होता है कुछ कुछ तो भी चल रहा है, अभी वो होली की भांग उतरी नहीं है just kidding, don't take it seriously, नहीं होता है मतलब हम ज्योमेट्री में हमारे पास ये एक अच्छी बात क्या होती है कि जब हमें समझ ना आए, मान लो फिगर क्वेश्चन में समझ में आए, तो अगर हम ना 2 स्केल फिगर बना लें, मतलब 2 स्केल मतलब जो फिगर दी है उसको प्रैक्टिकली बना के देख लेना, तो जो एंगल है ना वो सही आ जाएगा अंदाजे से। समझ लो क्या कह रहा हूं मैं? मान लो किसी ने कुछ क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में और हमें एंगल निकालना है, और अगर वो फिगर सही है ना, मान लेते हैं एक कॉस रूल में, मान लो एक ऐसा एक कुछ तो ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 है, ये 9 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ है मान लेते हैं, ठीक है, और उसने बोला कि ये वाला एंगल बताओ, ठीक है, तो ये ए है, मान लेते हैं ए, ये बी सी, एक कॉस रूल होता है, अभी हम करेंगे, मान लो कॉस ए की वैल्यू होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है, ये कॉस ऑफ एंगल ए का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं हमें नहीं याद है, बट ऐसा दिमाग में चल रहा है यार कुछ तो होता तो है, बट बात बन नहीं रही है अपनी। अब क्या है कि अगर ये फॉर्मूला याद नहीं और ये क्वेश्चन है और हम चाहते हैं कि निकाल लें, ऑप्शन ठीक ठाक है, तो अगर तुम एक्चुअली 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का ट्राइंगल बना लोगे ना, तो जो इसका एंगल आएगा ना वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट आएगा, जो इससे आंसर आएगा, मैं कह रहा हूँ। अब मान लो एग्जाम में तो कैसे बनाए, 9 सेंटीमीटर तो लगभग इतना हो गया, तो आप इसके प्रोपोर्शनल कर दो, सिमिलर ट्राइंगल्स में एंगल तो बराबर होते हैं, तो आप उतना, इसको मैंने कहा इसको 4.5 बना लेता हूं मैं, इसको 5 और इसको 4, इतना तो बन जाएगा छोटा सा, उसको बना के अंदाजे से नाप लो, अगर नाप सकते हो तो आपको पता लग जाएगा ये जो एंगल है ना वही एंगल आएगा। मेरा मतलब ये है कि अगर हमें समझ नहीं आ रहा कि 90 है या नहीं है, तो हम उसकी फिगर बना के चेक कर सकते हैं एग्जाम में कि यार ये बनेगा या नहीं बनेगा, ये सेटिंग बैठेगी या नहीं बैठेगी। हाँ उसका भी मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा ना कैसे करना है, नकल कैसे करनी है बाद में सिखाऊंगा भी नहीं। ऐसे होता है देखो, पेज तो मिलेगा ही, शीट तो देते ही है, तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए, नाप के जाएंगे यहाँ से इतनी सेंटीमीटर की है, ये करीब 8-12 सेंटीमीटर है, मान ले तेरे को इसमें से 4 सेंटीमीटर नापना है, क्या करेगी, इसको 3 हिस्से में फोल्ड कर दे, आ गया 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर नापना, इसको 2 फोल्ड और मार दे, हो गया 2 सेंटीमीटर। भाई नकल के लिए भी अकल चाहिए ना, बाद में देखेंगे उसको, ऐसे पता लगेगा। 90 डिग्री नापना है, ये ना 90 डिग्री क्यों चक्करों में पड़ रहे हैं आपा, 45 नापना है, इसको आधा कर दे, हो जाएगा 45, उसको आधा कर दे 22.5 हो जाएगा, 20 निकालना, अंदाजा मार ले, उसे थोड़ा सा ही तो कम आएगा। अभी नहीं है, पढ़ ले पहले शीट की है वो, ये शीट की हाइट तो पता होनी चाहिए, नाप के चली जाए एक दिन, A4 की हाइट पता होती है, सेंटीमीटर में नाप ले। अब तेरे को जितने सेंटीमीटर चाहिए उतने फोल्ड मारने हैं उसमें बस, भाई 10 सेंटीमीटर का है मान ले, तो 5 नापना है तो उसका आधा कर देगी, 2.5 नापना है तो उसका आधे का आधा कर देगी, 2.5 आ जाएगा। अब 2 नापना है मान ले, तो भाई 2.5 मिल गया, तो 2.5 1 सेंटीमीटर हमें अंदाजा इतना होता है, तो एक का आधा थोड़ा सा ही कम होगा, वो उससे अंदाजा लग जाएगा। तो ऐसे तो वो बाद की बात है, छोड़ दो, भूल जाओ, मैंने कुछ नहीं बताया तुमको, इरेज, सब भूल जाओ, ऑनलाइन भी कहीं रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रही है इसकी, ठीक है। तो ये बात की बातें हैं, तो मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ ये कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ अपने को नहीं नजर आ रहा है कि 90 डिग्री है, तो इसका मतलब नहीं होगा, समझ में आ रहा है। एक क्रूड फिगर बनानी होती है, हमें सिमेट्रिक नहीं बनानी होती, अगर हमें कुछ भी अंदाजा, सही अंदाजा लगाना है तो पैरेललोग्राम बनाओ और क्रूड पैरेललोग्राम बनाओ, मतलब मान लो ये तो मैंने फिर भी ठीक बनाया, मान ले तू ऐसा बना देती, क्योंकि अगर ये बात सच है, कौन सी बात, कि डायगोनल्स 90 डिग्री होंगे, तो वो सारे पैरेललोग्राम के लिए होने चाहिए, अगर हम कोई बात कंक्लूड कर रहे हैं तो वो सारी फिगर्स के लिए, तो मान ले तेरे को डाउट हो रहा है तो तूने एक ऐसे पैरेललोग्राम बना लिया, ये भी तो पैरेललोग्राम ही है, मान लेते हैं थोड़ा सा हमने बना लिया, अब तू लॉजिक लगा कि यार ये मेरा डायगोनल है, क्या ये 90 दिख रहा है किसी भी एंगल से, तो इसका मतलब नहीं होगा, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। मान ले तेरे को डाउट हो गया शायद स्क्वायर रेक्टेंगल में बनता होगा, तो तू ऐसा गंदा सा रेक्टेंगल बना, ठीक, ये बन गया। अब बोला अच्छा मैं डायगोनल बना के देखती हूँ, तूने डायगोनल बना दिया, तेरे को लग रहा है किसी एंगल से 90 डिग्री है ये ना, इसका मतलब नहीं है, ये इसका तरीका है जुगाड़ बिठाने का।
अब तेरे को डाउट है कि स्क्वायर में होगा या नहीं होगा। अगर तूने प्रॉपर स्क्वायर बना लिया मान ले, अब तूने इसमें डायगोनल बनाया, क्या ये फीलिंग दे रहा है 90 डिग्री की? है। और क्या कर सकते हैं, दिख रहा है ना 90, हमें फीलिंग आ रही है 90 की, तो 90 है, एक्चुअली है ये। थोड़ा सही फिगर बनाएंगे तो 90 दिख जाएगा, मेरा मतलब वो है। तो कई बार हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे निकालने पड़ सकते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है हमसे सारा कुछ सॉल्व होएगा। समटाइम्स ज्योमेट्री के अंदर डिजाइन पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम ऐसे अंदाजा लगा के, कैट में तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन बाकी के में तो बन जाता है जुगाड़ इजीली। और ठीक है, कैट इज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट, तो वो कुछ और झोल बना देगा, उसमें दही बना देगा, उसका रायता बना देगा, पता नहीं क्या करेगा। बट कुछ पोर्शन हम यूज कर सकते हैं, बट नॉट एवरी पोर्शन, राइट? So diagonals will bisect each other. Now these are the basic characteristics of what I call as a parallelogram. Now this forms the basis of the figure. ये important है हमारे लिए, ये इसकी characteristics important है, क्योंकि इसी फिगर पे बेस्ड अपन बाकी सारी चीजों को डेवलप करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर एंड पैरेलल। सब लोग बोलो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। अब बोलो, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर से बोलो, फिर से बोलो। उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। फिर से बोलो, फिर से बोलो। सप्लीमेंट्री का मतलब, ओके, ठीक है। नाउ diagonals will divide it into two congruent triangles, but they will not bisect the opposite angles. बोलो पूरा सेंटेंस। अरे वो ठीक बोले, ध्यान से सुनेगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हम बोल पाएंगे। सो डायगोनल्स विल डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बट विल नॉट बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स। बोलो, फिर से बोलो। ठीक है। नाउ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। नाउ दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट वी कॉल एज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। नाउ इन पैरेललोग्राम अभी क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मान लो, मतलब बाइसेक्ट मतलब ये 90 तो नहीं, ये 90 नहीं है। अपन कोशिश करके इनको ऐसा सेट करें कि ये 90 बन जाए, तो ये जो ऊपर वाली लेंथ्स हैं ये भी बदलेंगी। यानी ये जो ग्रीन कलर में अपना ये जो एंगल है, अगर अपन इसको थोड़ा ऊपर उठाएं, इसको ऐसे ऊपर उठाएं या इसको ऐसे उठाएं, तो 90 बन जाएगा। तो जो लेंथ डीसी है, सीबी है, एबी और डीए बदलेगा, तो फिगर क्या बनेगी? मिनिमम फिगर क्या बनेगी? स्क्वायर, स्क्वायर। वो पतंग होती है जो तुम कह रहे हो, काइट। वो काइट नहीं है, ये रोम्बस है। मिनिमम फिगर विल बी रोम्बस, नॉट स्क्वायर। समझ में आ रहा है? फिगर क्या बनेगी? तो अगर अपन इसमें, सॉरी, तो अगर हम डायगोनल्स को क्या करा रहे हैं फिलहाल, इसमें हमने ये जो फिगर बनी है, ये कहां से बनी है? पैरेललोग्राम। तो इस फिगर के अंदर पैरेललोग्राम की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, प्लस एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। समझ में आ रहा है? हमने किया क्या था, डायगोनल्स को यहां कराने की क्या कोशिश करी थी हमने? डायगोनल्स को बाइसेक्ट तो था ही, उसको परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट कराने की कोशिश। हमने क्या किया? डायगोनल्स को 90 किया और कुछ नहीं किया। उसकी वजह से कुछ चेंजेस आए, लेकिन किसके डायगोनल्स को 90 किया? पैरेललोग्राम के। तो इसके अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, डायगोनल्स विल डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। एक्स्ट्रा क्या है इसमें? एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है?
सबसे पहले तो वही आप कह सकते हैं कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दे बाइसेक्ट एट 90। एक तो ये दे विल बाइसेक्ट एट 90। एक्स्ट्रा क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90। और क्या एक्स्ट्रा, क्या ये दोनों सामने वाले एंगल बराबर होंगे? क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा? yes, ये भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल। पैरेललोग्राम में क्या था, ऑपोजिट एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रहा था। इसके अंदर क्या बनेगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल। समझ में आ रहा है, डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स, नो प्रॉब्लम्स। और क्या है, और क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? नॉट ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। उसमें क्या था, ऑपोजिट साइड्स इक्वल थे, इसमें ऑपोजिट तो है, एडजेसेंट भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, सारी साइड बराबर। समझ में आ रहा है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और हमने कहा बगल वाली भी इक्वल है। इसका मतलब क्या है, चारों साइड्स इक्वल है। सो ऑल साइड्स आर इक्वल। सर इसको कहते हैं, इस फिगर को रोम्बस। इसको बोलते हैं रोम्बस। हाँ, ये रोम्बस है अपना। ठीक है, अब रोम्बस से रिलेटेड हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बन सकता है? ये बन सकता है, मान लेते हैं दिस डायगोनल ये D1 है। समझ में आ रहा है, ये वाला डायगोनल D1 है और ये वाला डायगोनल मान लेते हैं D2, पूरा डायगोनल। समझ में आ रहा है, और इसकी साइड A है, मान लेते हैं A B C D। सो इन ए रोम्बस वी हैव टू डायगोनल्स। एक डायगोनल की लेंथ अपन ने क्या मानी, D1, यानी AC की वैल्यू अपन ने मानी D1 और BD की वैल्यू मानी अपन ने D2 और साइड की लेंथ मानी A। What is the relationship between diagonals and the side? This is a question. Sides of the rhombus निकालो। है नहीं क्या पेपर पेंसिल, निकालो फिर, या मूवी अच्छी लग रही है? ओके, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द, अब जो भी मैंने पढ़ाया है उसका एप्लीकेशन है। मान लो अपन ने पढ़ लिया ये प्रॉपर्टी, तो उसका क्या होएगा, कुछ तो क्वेश्चन बनेगा, उसको यूज करना है अपन ने। कैसे यूज करेंगे, ये क्वेश्चन है इसका। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन D1 एंड D2? D1 D2 एंड A, मतलब तीनों साइड में, मतलब साइड्स में और डायगोनल्स में क्या रिलेशन है? यस करो, इसको निकालो, देखो। है, दिख रहा है? AC लंबा नहीं लग रहा तेरे को DB से? एक पास्ट ज्ञान चाहिए होगा इसके लिए इक्वल कुछ लग तो रहे है। हैं, इक्वल लग रहे हैं, जैसे ट्रायंगल बना देंगे इनको। कॉन्ग्रुएंट तो थे ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट तो हैं, तो हाँ, फिर लेकिन तेरे को क्या AC दूसरा, DC DB के बराबर लग रहा है क्या? हाँ सर लग रहा है। लग रहा है, तो गंदा फिगर बनाया ऐसे रोम्बस। ये कहां से है? किसके किसके बीच में पाइथागोरस लगाया तूने? पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है बाय द वे? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना? तो लगाओ फिर ढंग से।
क्या आया? ए बी स्क्वायर, वो तो D1 दे तो रखा है मेरे को, D1 D2 के टर्म्स में समझाना। ए बी की AC की वैल्यू मैंने D1 दे रखी है और BD की वैल्यू मैंने D2 दे रखी है, बता। और साइड की वैल्यू मैंने A दे रखी है। मेरे को तो रिलेशनशिप D1 D2 और A में चाहिए ना कि साइड्स में। टू D1 D2 स्क्वायर। सर a square is equal to half d1 square plus half हाँ, d2 square। थोड़ा गलत हो गया। ये पीछे क्या ढूंढ रही है भाई? पीछे कहाँ है? चाहे गचड़ पचड़ में कर रही है ना, इसलिए मेरे को लगा। हाँ भाई बता, आना चाहिए तेरे को है? क्यों? यही है। हाँ यही है, वही उसने 4 उधर कर दिया, तूने नीचे कर दिया। हाँ भाई सही है आंसर तेरा। हमने क्या सीखा? हमने सीखा डायगोनल्स बाइसेक्ट करेगा। अगर इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं ये पूरा D1 है, तो OC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ये बनेगा D1/2। ये कितना बनेगा? OD। दिख नहीं रहा? मैं तो सोचा आंखों को सूदिंग होगा, इसलिए मैंने लगा दिया। नहीं ऐसा तो, रुक जा। इसको इसको बोलते हैं D1/2 हो गया, मतलब ये वाला टुकड़ा D1/2 हो गया, है ना? D था, ये वाला जो है ये D2/2 हो गया, और ये नीचे वाला भी D2/2 हो गया। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल, ऑल द साइड्स आर सेम, तो ये बनेगा A। समझ में आ रहा है? इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विच सेज बेस का स्क्वायर यानी D2/2 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही बोलता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। कैन आई से D2 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर, नीचे 4 आ गया, इज इक्वल टू A स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। So this is the relationship that exists between the diagonals and the side. हाँ बेटा बन रही बात? क्लियर है? इधर से पीछे ठीक है? हाँ जी समझ में आ रहा है कुछ, या कुछ लैटिन वैटिन लग रहा है कि सर नई भाषा सीख रहे हैं हम? कहाँ इक्वल है? अगर D1 डायगोनल्स इक्वल होते तो D1 इज इक्वल टू D2 बोलता मैं। तब अलग अलग दिए हैं, इसीलिए दिए क्योंकि डायगोनल्स इक्वल नहीं है। हाँ बता क्या? इस फिगर को मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। ये फिगर है, ये D है, ये O है, ये C है। इस फिगर को यहां बना लिया मैंने, ठीक है? नहीं, ये वाला OD कितना है? D2/2, और ये कितना है? D1/2। ये 90 डिग्री है। किसी को मान ले 90 डिग्री है, मान लेते हैं, ठीक है? इसको बेस मानेगा तो ये हाइट हो जाएगी, इसको बेस मानेगा तो ये हाइट हो जाएगी, तो उसे क्या फर्क पड़ता है? हार्डली मैटर्स। तो अब डी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही होता है, आपने बस वही किया और कुछ नहीं किया। ठीक है? हाँ जी, और किसी का कोई प्रॉब्लम है इसमें? नाउ दिस इज एन एप्लीकेशन। हाँ बता। यस सर रोम्बस में जैसे 4 ट्रायंगल बने हैं, सारे चारों कॉन्ग्रुएंट ही होंगे फिर तो? न, चारों क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? चारों एक दूसरे थोड़ा ना कॉन्ग्रुएंट होंगे। सर एंगल हो गया एक तो 90 डिग्री, एक हाइपोटेन्यूज होगी, हाँ, और डायगोनल तो सर बाइसेक्ट कर ही रहे हैं। ये वाला जो ट्राइंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा अपोजिट 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 हाँ होंगे, ठीक है। हाँ हाँ, चारों एक दूसरे के नहीं होंगे, ये कह रहा हूं मैं। ओके सर। ऑपोजिट ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है।
क्यों होंगे एडजेसेंट वो वाले? भी तो होंगे साइड वाले, देखो साइड, दो साइड इक्वल है जो डायगोनल डीसी और बीसी, एक मिनट, डीसी और बीसी इक्वल ये है। तो एक मिनट, ये दोनों तो हो ही गई, ये इसके बराबर, ये 90 ये 90, ठीक है। अगर हम इन दोनों की यस सर। बात करें, ये 90 ये 9, अच्छा ये ऑपोजिट में हो गया, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं ना। हाँ तो ये एडी बराबर हो और हाँ डीसी हो इक्वल जाएंगे, है। चारों हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, चारों कॉन्ग्रुएंट हो यस जाएंगे सर। बिल्कुल ही, ठीक है। ओके ठीक है, तो ये हमारा रोम्बस हो गया। ये हमने कैसे बनाया? जब हमने पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कराने की कोशिश करी थी, तब हमारा क्या बना? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हैं प्लस ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। क्लियर है? अच्छा, अगर अपन ये जो हमारा पैरेललोग्राम था, इसमें डीबी देखो आपको छोटा लग रहा है और एसी आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। अब अगर अपन यहाँ पे डीबी को खींच के बड़ा करें या एसी को थोड़ा छोटा करें, और टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि दोनों का डायगोनल की लेंथ बराबर हो जाए, दोनों के डायगोनल की लेंथ बराबर हो जाए। क्या फिगर बनेगी? अरे स्क्वायर तो हर केस में तुम बना रहे हो भाई, मिनिमम फिगर क्या बनेगी? वो बन गई है, वो 90 बनाने पे बनी है, गलती। हाँ हाँ, फिगर बनेगी रेक्टेंगल। तो बेयर मिनिमम फिगर इज माई तो अब चूंकि रेक्टेंगल हमारा पैरेललोग्राम से बना है, तो रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम्स की सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड हैं। दैट मींस opposite sides are equal, opposite sides are parallel, opposite angles are equal, adjacent angles are supplementary, diagonals will bisect each other, diagonals will divide into two congruent triangles. ये तो हो गई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पैरेललोग्राम की। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या क्या ये समझनी है अपने को, इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या है? नॉट ओनली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल। तो एक एक्स्ट्रा क्या हो गया? ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 90। एक तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये होगी, और क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी? हाँ, दूसरा जो आपने बताया वो ये, ठीक है। और क्या है हमारा? डायगोनल्स भी इक्वल। आ रही बात समझ में? तो एक्स्ट्रा क्या क्या? नॉट ओनली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, व्हिच मींस ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल, एंड द सेकंड एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स इज डायगोनल्स आर इक्वल। इस कॉन्सेप्ट पे कैट में क्वेश्चन आया हुआ है, डायगोनल्स आर इक्वल पे। अभी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, उसमें एक क्वेश्चन ये था बस। अभी तुम्हें पेरीमीटर के बारे में मैंने पढ़ाया नहीं है, बता दूंगा, चिंता सर ना करो। रेक्टेंगल में भी सर एंगल बाइसेक्ट करता है नहीं करता? नहीं, नहीं करेगा? ये वाला जो एंगल है ना, और ये वाला एंगल ये नहीं करेगा। ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होगा। रोम्बस वाली, प्योर रोम्बस वाली प्रॉपर्टीज चलेंगी। रोम्बस में तो करता था ना बाइसेक्ट। हाँ, रोम्बस में करता था ना, ये पैरेललोग्राम वाली में प्रॉपर्टी चलेगी ना, पैरेललोग्राम से आया। ठीक है, तो मैं इसको, ये जो चीज यहाँ पे अपन ने निकाली है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? बोलो, सभी को समझ में आ रहा है प्रॉपर्टीज? अच्छा, अगर अपन इसके डायगोनल्स को 90 करने की कोशिश करें तो फिगर क्या बनेगी? अच्छा, और अगर रोम्बस के डायगोनल्स को बराबर करने की कोशिश करें तो क्या बनेगा? ये भी स्क्वायर बनेगा और ये भी स्क्वायर। अच्छा, पक्का ना? इसका मतलब ये है कि अगर हम यहां से इसके साइड्स इसको बराबर करें,
ठीक है, और यहां से इसको हम 90 करने की कोशिश करें, तो जो हमारी बेयर मिनिमम फिगर बनेगी हम बनाएंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर कहां से बना है? रोम्बस से भी बन सकता है और रेक्टेंगल। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर विल हैव all the properties of rhombus and all the properties of rectangle। यानी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी स्क्वायर में एप्लीकेबल। दैट मीन्स opposite sides are equal, not only opposite sides are equal, all four sides are equal, opposite sides are parallel, opposite angles are equal, not only opposite angles are equal, all four angles are equal and each angle is equal to 90 degree. Then diagonals bisect each other, they not only bisect each other, they bisect at 90 degree, and diagonals are also equal and they will bisect my opposite angles. It will divide, not only divide opposite, triangles into congruent, all four triangles will also be congruent। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऊपर की तरफ पढ़ी है वो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। ये बात समझ में आती है? Which also means I can say, if the question asked is rhombus a parallelogram? Is parallelogram a rectangle? Is square a rectangle? Is rectangle a square? Is square a quadrilateral? Is quadrilateral a square? No। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो नीचे वाली फिगर है, बेटे में बाप की सारी प्रॉपर्टीज हैं। बेटा कैन बी कॉल्ड एज पापा बट पापा कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बेटा। द लोअर फिगर इज ऑलवेज एन अपर फिगर। मतलब आई कैन से स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। क्या मैं कह सकता हूं? क्योंकि स्क्वायर नीचे है तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर सारी फिगर है, ये सारा कुछ कह सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, आई कैन से रोम्बस इज अ quadrilateral। Similarly I can say rectangle is a parallelogram, I can say rectangle is a quadrilateral। बट ऊपर वाली फिगर को मैं नीचे वाली फिगर नहीं बोल सकता। मैं ये कभी नहीं कह सकता कि parallelogram is a rectangle, cannot be said। Can I say parallelogram is a rectangle? No। Parallelogram is a rhombus? No। Parallelogram is a square? No। Lower, more advanced figure can be called as a lesser advanced figure, but lesser advanced figure cannot be called as a more advanced figure। इसका ये मतलब है। हाँ, अब रेक्टेंगल। अब इसमें ये मैथ मत लगाने लगना कि सर रोम्बस कैन बी कॉल्ड एज पैरेललोग्राम। यस। रेक्टेंगल कैन बी कॉल्ड एज अ पैरेललोग्राम, तो रोम्बस कैन बी कॉल्ड एज अ रेक्टेंगल। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ सेम है तो एक ही एलिमेंट अलग होता है तो मैच करना चाहिए। मैच तो यही बोलती है, ऐसा नहीं होगा। सो इज रोम्बस अ रेक्टेंगल? नो। ठीक है। इज रेक्टेंगल अ रोम्बस? नो। इज रोम्बस अ रेक्टेंगल? नो। इज रोम्बस अ पैरेललोग्राम? यस। इज रोम्बस अ क्वाड्रिलेटरल? यस। अब ये भी कैसे सर रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल? यस। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल? यस। सो रोम्बस इज ए स्क्वायर? नो है। ये पंगे में नहीं लेना अपने को। समझ में आ रही बात? कहां प्रॉब्लम आएगी? यहां प्रॉब्लम आएगी। इसके अंदर एक फिगर अभी अपन ने छोड़ दी है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम यहां आएगा। देखो पैरेललोग्राम में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। ट्रेपीजियम मतलब इसमें ऑपोजिट पेयर, दोनों पेयर पैरेलल होनी चाहिए। ट्रेपीजियम में एक कोई भी पेयर पैरेलल होगा तो भी हम उसको क्या बोल सकते हैं? ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। तो ट्रेपीजियम यहां आएगा इसके बीच में, यहां कहीं। तो मान लेते हैं ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये फिगर यहां से आएगी, ये यहां से आएगी। तो ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो आई वुड से ए बी, क्या हो गया भाई? उत, उत, क्या ये कहाँ चला गया भाई? क्या? अच्छा,
क्या हो गया इसको? ओके, चलो ये जब तक थोड़ा कुछ कर रहा है देखते हैं क्या कर रहा है। So if one pair of opposite sides are parallel, then the figure is known as a trapezium. Now, हाँ, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, अरे ले क्यों नहीं रहा है, चक्कर क्या है इसका? इंक टू शेप क्यों नहीं कर रहा है? सर यहाँ स्क्रीन शेयर करना। अच्छा, स्क्रीन भी नहीं शेयर हो रही, रुक जाए 1 मिनट। आई? ओके, यस सर, आ गई। ठीक है, तो AB is parallel to DC. If one pair of opposite sides are parallel, we call it as a trapezium. तो ये मेरा trapezium है, ठीक है। ट्रेपेजियम को मैं नीचे ले आता हूँ समझाने के लिए एक बार। तो जो इसका नॉन पैरेलल साइड्स होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? लेग्स। ये मेरा, तो AB is parallel to DC, AD and BC are legs. Now, if AD is equal to BC, अगर ऐसा हो जाए तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, दोनों साइड्स पैरेलल बराबर होती हैं, इसीलिए इसी तरीके से ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है ना। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज अ साइक्लिक फिगर। कॉन्वर्स क्या है कि अगर कोई साइक्लिक ट्रेपेजियम है तो वो आइसोसेलेस होगा। मतलब क्या है इस बात का? इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं अपन ने कोई सर्कल बनाया, ये मान लो सर्कल बनाया, और इसके अंदर हम कोई भी ट्रेपेजियम बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये ट्रेपेजियम, तो अगर अपन इसको ज्वाइन करें ऐसे और इसको ज्वाइन करें ऐसे, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो साइड्स है ना, ये कैसी होंगी? बाय डिफॉल्ट बराबर होंगी। सो साइक्लिक ट्रेपेजियम इज आइसोसेलेस एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज साइक्लिक। अगर आइसोसेलेस दिया, इसका मतलब अपन एक उसको एक सर्कल में डाल सकते हैं सच दैट द 4 वर्टिसेस विल टच द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। साइक्लिक का मतलब ये होता है कि भाई अगर अपन उसको सर्कल में डालें तो उसकी पेरीफरी पे उसके वर्टिसेस जो है वो पेरीफरी पे लाई करेंगे। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ साइक्लिक। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा ये ऑपोजिट पैरेलल है ना, ए बी पैरेलल टू डीसी बनाया हुआ है ना, तो साइक्लिक ट्रेपेजियम ये होता है। और अब इसके अंदर क्या क्वेरी लग सकती है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो ये मान लेते हैं हमने इस ट्रेपेजियम में कोई एक लाइन बना दी, मान लेते हैं PQ, which is dividing the side in the ratio of m:n, मान लेते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब अपन ने एक लाइन बनाई, वे पैरेलल लाइन है। किसके पैरेलल है? क्योंकि AB is parallel to DC। हमने एक लाइन बनाई, कहीं पर भी बनाई, हमें पता नहीं कहां पे बनाई है, which is dividing the non पैरेलल साइड्स इन द रेशियो ऑफ m:n। ये तो पता है कि अगर ये m:n होगा तो ये भी m:n होगा, या अलग हो सकता है? हो सकता है। भूल जाओ सब कुछ। ये 3 पैरेलल लाइन है, ये एक साइड है और ये ऐसी तिरछी खींच दी मैंने। हो सकता है वो सेट प्रॉपर्टी वो क्या सकता है? पहली क्लास यहीं से शुरू करी थी मैंने, क्या समझाया था मैंने? Intercepts made by the parallel line would always be equal. Intercepts made by the transversal on the parallel। इसका मतलब मान लो ये पैरेलल लाइन है, अब मान लेते हैं इसकी लेंथ A है, इसकी लेंथ B है, तो इसकी लेंथ ऑब्वियसली ज्यादा होगी क्योंकि तिरछा है तो ज्यादा लेंथ आएगी। मान लेते हैं C लेंथ है, इसकी लेंथ D है। मैंने क्या बताया था? लेंथ तो अलग है लेकिन इसका जो रेशियो है ना वो सेम होगा। याद आ रहा है? ये बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की। द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल ऑन द पैरेलल लाइंस विल बी इन द सेम रेशियो। ये इसका एप्लीकेशन, ये इसका ही मतलब है। आ रही बात समझ में? इन अनदर वर्ड्स, मान लो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे, तो भी ये m:n ही होगा।
ये भी तो ट्रांसवर्सल ही है, जैसे एडी ट्रांसवर्सल है, सीडी है और डीई भी ट्रांसवर्सल, समझ में आ रहा है? तो अगर आप कोई भी एक लाइन बीच में खींचेंगे और बोलेंगे कि वो इसको m/n में डिवाइड करती है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। इसका लेंथ होगा m/m+n, m ऊपर वाली साइड है ना ए बी, प्लस n/m+n इंटू डी सी। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, एकदम डायरेक्ट, सीधा फॉर्मूला पता होगा तो निकल जाएगा, नहीं तो। अब मान लो मिडिल में होता तो क्या हो जाता, m=n हो जाता, फिर क्या आता आंसर, क्या आता? हाँ वही वही जो तू बोलना चाह रहा है, बस बोल दे। हाँ, जो ये लिए ना m, इससे दूर वाली साइड लेनी होती है ए बी, जब n लेंगे तो इससे दूर वाली साइड होगी डी सी। हाँ, इसका मतलब है कि अगर मिडिल में होता तो जो मिडिल वाली लाइन है वो ऊपर वाली और नीचे वाली का एवरेज लेंथ होती है। एवरेज का मतलब होता है सम बाई 2। मान लो अपने पास ट्रेपीजियम है और अपने बीच में, एकदम बीच में एक लेंथ मान दी और बोला उसकी लेंथ बताओ, तो ऊपर वाली लेंथ प्लस नीचे वाली लेंथ का क्या हो जाएगा, एवरेज। ये तो आसान वाला है, इसका डेरिवेटिव है, ये तो सब जगह बताते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर उसको 1/2 में ना काटे, 1:4 में काटे तो क्या आंसर होगा, उसका ये आंसर होगा, याद रखना। ये जनरल रिजल्ट है, वो स्पेसिफिक रिजल्ट है, तो अगर ये याद रहेगा वो तो हो ही जाएगा। क्या डायग्राम से क्लियर नहीं हुआ? ले अच्छा डायग्राम बनाता हूँ फिर ले। ये क्या है, मिट क्यों नहीं रहा? परमानेंट्स लग गया क्या? ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये मान लो मेरे पास एक ट्रेपीजियम है, मैं थोड़ा अच्छा ट्रेपीजियम बना दूंगा आपके लिए। Let's say this is a trapezium, right? So I'm saying this length is AB, this is CD. I draw a line, let's say I'm drawing a line somewhere here, let's say. I draw this line. Let's say the length is PQ. Now it will divide this line into some tukda. Let the tukda ratio be mn. अगर ये m सेंटीमीटर है तो ये मान लेते हैं n सेंटीमीटर। अब ये कोई जरूरी नहीं है एक्चुअली m सेंटीमीटर, ये रेशियो है, तो इसकी रेशियो भी क्या होगी, सेम होगी। ऐसा हो सकता है कि ये 5 रहा हो और ये 3 रहा हो, और तो ये 10 होगा, ये 6 हो सकता, क्वाइट पॉसिबल, रेशियो तो सेम है ना। तो m/n इज अ रेशियो, आ रही बात समझ? तो अब इसको हम छोड़ देते हैं, हटा देता हूं एक बार। अब मुझे लेंथ निकालनी है पी क्यू, इसकी लंबाई कितनी, यहां से यहां इसकी लेंथ निकालनी है। तो मैं पी क्यू की लेंथ ऐसे निकलेगी, पी क्यू इज इक्वल टू एम, एम ये वाली लेंथ है, मान लो पी डी की वैल्यू एम है, इसको लिखोगे एम अपॉन इन दोनों का सम m+n इनटू कौन सी लेंथ, m से दूर वाली लेंथ कौन सी है, देखो ये डीसी सेट के पास है ना दूर वाली ए बी, तो ए बी ले लो, प्लस वापिस n अपॉन m+n इनटू इससे दूर वाली कौन सी लेंथ है, डीसी या सीडी जो भी है। ये इसका आंसर है, बस ये कह रहा हूं मैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है।
बोलो, यहां तक बात बन रही है? ऐसे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बता देता हूं मैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल जो कि एक सर्कल में होता है, उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एज्यूम कर लेंगे इसको, ठीक है? ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना? एज्यूम नहीं करते भाई, कुछ नहीं, ये है, ये ठीक, ठीक है। ये चारों साइड पे टच हो रही है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है ना, वो 180 होता है, ठीक है। ये मान लेते हैं ए है, बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया ए का, होएगा? कैन आई से एंगल ए प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए कितना बनेगा? 180। लेकिन एंगल ए इज सेम एज एंगल ए प्लस एंगल सी भी होगा। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो ए और ए कट जाएगा, तो क्या बनेगा? इसको बोलते हैं एंगल मेड बाय द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ऐसा एक स्टेटमेंट आप सुनते आ रहे होगे 9वीं 10वीं में, वो इसका इसी का रिजल्ट है वो। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी हो गया। एक चीज और है इसमें दे नहीं रखी, जो ये बोल रहा था, क्या बोल रहा था? पतंग, काइट। व्हाट इज अ काइट? No. Now kite is a figure where adjacent sides are equal, opposite sides are not equal। बना के दिखाता हूं एक बार। ये इसमें शायद दिया नहीं हुआ अपनी बुक में, तो ये हमारी काइट है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एडजेसेंट साइड, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। दूसरा क्या है? डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे एंड द लॉन्गर डायगोनल विल बाइसेक्ट द स्मॉलर डायगोनल and the longer diagonal will bisect opposite angles also। ये खास बात है। क्या हुआ? स्क्वायर सी आती है नहीं, असली काइट ऐसी होती है, वो ऐसे इसलिए लगती है जो पेपर की कटिंग में वेस्टेज कम होती है ना उसमें। जब किताब वगैरह आप छापते हो तो हर किताब स्टैंडर्ड साइज में छपती है, क्योंकि जो पेपर मिलता है, जो पेपर का कट होता है ना, वो स्टैंडर्ड होता है। अगर अपन किसी भी नए स्टाइल में पेपर काटेंगे तो पेपर में वेस्टेज बहुत होती है, और पिछले 2 महीने में पेपर के दाम 50% बढ़ गए हैं। इन पेपर हैव आल्सो बिकम वेरी कॉस्टली। 60 उसको ज्यादा पता हो, प्रिंटिंग का है ना, तो एक पैम्फलेट जो हम 80 पैसे का छापते थे होता है 1.5 रुपए का बनेगा जी, तो इसलिए मुझे पता है। बट एनीवे, हाँ तो ठीक है। तो मतलब स्टैंडर्ड इज दिस, आई मीन इफ यू लुक एट द ओल्डर काइट, दैट इज दिस काइंड ऑफ डिजाइन इज नोन एज काइट। अभी ठीक है, वो थोड़ा स्क्वायरिश शेप में आ गया और बीच में ऐसा यू नो पत्ती से बांध देते, आर्क बना देते हैं उसको होल्ड करने के लिए। अदरवाइज ऐसी काइट क्या ज्यादा ऊपर जाने के चांस ज्यादा है, एरोडायनेमिक है ये। वो उतनी एरोडायनेमिक नहीं है। और अगर आप वो जो काइट के जो कंपटीशन पे वहां देखो कि लंबी लंबी पूंछें होती हैं, खूब लंबी लंबी, और ऊपर डिजाइन ऐसा होता है, वर्टिकल होता है, बिकॉज इट नीड्स टू मूव अप। So this is the kind of real kite।
नहीं, देखो ये जो डायगोनल है ना AC, अगर आप इमेजिन करो काइट, अगर अपन इसको ऐसे फोल्ड करें तो एकदम फोल्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, और अपन प्रूव भी कर सकते हैं। मान लो अपन को ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब तू एक बात सोच, ये वाली साइड इसके बराबर, ये दोनों साइड बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये कॉमन साइड होगी, एस कॉन्ग्रुएंसी लग गई। फोल्ड करेगा यानी ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। लेकिन अगर तू BD के अलोंग फोल्ड करेगा तो ये इसके ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है BD जो है वो कुछ नहीं कर रहा है, AD जो है ना वो एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है और BD को भी बाइसेक्ट कर रहा है। लेकिन BD ना तो इन एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और ना ही AC को बाइसेक्ट कर रहा है। So one of those angles, one of those diagonals, which is the longer diagonal, will bisect opposite angles and it will bisect the shorter diagonal also. Perpendicular bisect करेगा। A, B, D और ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम। नहीं, not necessarily. ठीक है, और देखते हैं कुछ। काइट को नहीं डाल रहे, कहाँ डाल रहे हैं? अगर सर्कल में डाल देंगे तो इसको बेसिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पकड़ के सॉल्व करना पड़ेगा बस। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही हो सकती हैं, ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिक एक दो रिलेशनशिप ऊपर भी मेरे को बता ही दो। यहाँ पे मान लो ये स्क्वायर है, इसकी साइड मान लेते हैं A है, तो डायगोनल कितना, डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन D एंड A? 2A स्क्वायर। D स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक तो ये याद रखना है। उसी तरीके से साइड की वैल्यू बनती है डायगोनल अपॉन √2। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। डायगोनल पता है तो साइड क्या बन जाएगी? डायगोनल को बाय √2 कर दो, और अगर साइड पता है डायगोनल करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट विल गिव यू द रिलेशनशिप बिटवीन डायगोनल्स एंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, ओके। और एक दो चीजें और, जैसे पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं ये, मान लेते हैं P है, ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल का सम और इस ट्राइंगल का सम ले लूं तो पूरे पैरेललोग्राम के आधे के बराबर होगा, और इसका सम ले लूं, इसका सम ले लूं, वो भी पूरे पैरेललोग्राम के आधे के बराबर होगा। इसका मतलब ट्राइंगल 1 प्लस जाएगा। क्या हो गया इसको, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा तो नहीं है, DC पे बहुत ज्यादा डेटा है। ये मान लेते हैं ट्राइंगल 1 है, ये ट्राइंगल 2 है, ये ट्राइंगल 3 है, ये ट्राइंगल 4 है। व्हाट आई कैन से इज ट्राइंगल 1 प्लस ट्राइंगल 2 इज सेम एज ट्राइंगल 3 प्लस ट्राइंगल 4, विच इज सेम एज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब ये एरिया की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? ऑपोजिट ट्राइंगल्स
के एरिया का जो सम है वो पूरे पैरेललोग्राम के आधे के बराबर होगा। अब obviously you understand if it is true for parallelogram, it will be true for all subsequent figures also, because all subsequent figures follow the characteristics of a parallelogram. ठीक है, okay. Few more things quickly. Let's say I am having a parallelogram. I join the midpoints of a parallelogram. What do I get? If I join midpoints of a parallelogram, I still get a parallelogram. Midpoints of a parallelogram बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक parallelogram ही मिलेगा. Okay, if I join midpoints of a rhombus, what do I get? I think I'll get a rectangle. So if I join midpoints of a rhombus, I will get a rectangle. If I join midpoint of rectangle, I'll get a rhombus. तो रेक्टेंगल से रोम्बस बनता जाएगा, रोम्बस से रेक्टेंगल बनता जाएगा, और पैरेललोग्राम में का पैरेललोग्राम ही बनता जाएगा. ठीक है. अच्छा, स्क्वायर का किया तो क्या बनेगा? स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो स्क्वायर ही बनता जाएगा. ठीक है. फिर इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पैरेललोग्राम की. Triangle drawn on the same base within the same parallel line will always be. सर. हाँ सर, जैसे रोम्बस की भी इक्वल साइड होंगी. हाँ. स्क्वायर की भी इक्वल साइड होती है, तो फिर उसमें भी रेक्टेंगल नहीं बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा. उसमें स्क्वायर बनेगा, उसमें 90 डिग्री बनेगा. अच्छा, उसमें लेंथ बराबर नहीं होगी ना. हाँ. देखो ये है ना, ये डायगोनल, देखो ये डायगोनल है, ये बड़ा डायगोनल है, तो ये इसकी हाफ हो जाएगी. ये छोटा डायगोनल तो इसकी हाफ हो जाएगी. तो ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ, ये चारों साइड बराबर नहीं होंगी रोम्बस के अंदर.
लेकिन स्क्वायर के Okay, अंदर sir. चारों साइड बराबर होंगी। मान लो मैंने ऐसा स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो अगर अपन इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे, जिसका मिड पॉइंट है, जिसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक सा नहीं बना बट ओके। तो एरिया कितना हो जाएगा बाय द वे अंदर वाले रेक्टेंगल का, अंदर वाले स्क्वायर का? हाफ होएगा। साइड हाफ होएगी तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। देखते हैं। 4a स्क्वायर नहीं होता सर, 4a स्क्वायर होता है क्या स्क्वायर का? मान लो ये ए है, साइड ए है, ठीक है। तो इसका जो डायगोनल बनेगा, इसका जो डायगोनल बनेगा वो कितना हो जाएगा? √2a हो जाएगा। तो ये बन जाएगा √2a, ठीक है, √2a बनेगा। तो ये वाली जो साइड बनेगी उसका हाफ हो जाएगा, तो नहीं √2a अपॉन हाफ, तो ये बन जाएगा a/√2। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा a/√2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हाफ a स्क्वायर। तो एरिया हाफ हो जाएगा। तो the square formed by joining the midpoints of the square will have half the area of the original square. I mean that's the reason, that's the logic. Original square मतलब मिड पॉइंट करते करते अपन जो स्क्वायर बनाएंगे ना, उसका जो एरिया बनेगा ना वो ओरिजिनल स्क्वायर का आधा बनेगा। इसका एक क्वेश्चन आता है, इसमें चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। मान लो इसका एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्क्वायर बनाया, फिर जो नया स्क्वायर बनाया उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और स्क्वायर बनाया, फिर जो स्क्वायर बनाया उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके फिर एक स्क्वायर बनाया। ऐसे खूब सारे बनाए। कितने बनाए? इनफाइनाइट। स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर के अंदर। इन सारे स्क्वायर्स का एरिया बता दो। ये क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है। क्यों? एडिशन ही मांग रहा है। जितने स्क्वायर्स बने हैं उन सारे स्क्वायर्स का एरिया का सम चाहिए अपने को। अर्थमेटिक लगेगा सर? है? अर्थमेटिक एपी लगेगा ना, जीपी लगेगा, जीपी लगेगा, जीपी। हाँ, क्योंकि पहला एरिया क्या है? ओरिजिनल एरिया क्या है? क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा हूँ? एपीजीपी करवाओगे ना एक बार? हाँ हाँ बिल्कुल, चैप्टर है भैया, चिंता ना करो, पूरा चैप्टर है। एपी, जीपी, एजीपी, इंक्रीजिंग एजीपी, सारा करवाऊंगा, टेंशन मत लो। क्यों आया, क्या, कहाँ से आया, बट अच्छा नहीं ठीक। इसका क्वेश्चन जो कंबाइंड क्वेश्चन बनता है ना भाई, ज्योमेट्री वर्सेस अर्थमेटिक, मैं पहले भी कहा है मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो पीछे मैंने एक छोड़ दिया था ना, मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन आया, बिकॉज इट विल रिक्वायर लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि खूब सारे हमने बनाते गए, उन सब का एरिया अपने को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सीक्वेंस बनेगी, उस सीक्वेंस को जीपी बनेगी, जीपी का इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। बट फॉर दैट यू नीड टू नो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो नया स्क्वायर बनेगा उसका जो एरिया बनेगा वो ओरिजिनल वाले एरिया का हमेशा आधा बनता है। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ रही है बात? 4 साइडेड फिगर में और कुछ मेरे को सोच लेने दो, कुछ मिस ना करूं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मान लेते हैं अपने पास कोई पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं पैरेललोग्राम है, उसी पैरेललोग्राम को बेस यूज करके, अबे यार चलो एनीवे, मान लेते हैं मेरा बेस है ABCD, इसको बेस यूज करके अपने कोई ट्राइंगल बना दिया इसी बेस पे। इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ होगा। क्यों होगा? जब मैं मेंसुरेशंस करवाऊंगा ना तब समझा दूंगा क्यों हो रहा है एक्चुअली। तो और ये दोनों एरिया इक्वल होंगे ऑब्वियसली। मान लेते हैं ये P है, ये Q है, तो APQ का एरिया ABCD से आधा है और AQB का भी एरिया ABCD से आधा है। तो हम ये कह सकते हैं ABP एंड ABQ का एरिया बराबर होगा। तो ऐसा स्टेटमेंट लिखा जाता है कि ट्राइंगल फॉर्म विद द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन will be equal. The area of triangles formed with a common base and between the same parallel lines will be equal, which will be equal to
हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब जो ट्राइंगल का एरिया बनेगा ना एबीपी का, वो उसका जो एरिया होगा वो पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। क्यों होगा? जब मैं मेंसुरेशन करवाऊंगा तो समझाऊंगा, इसका एरिया और उसका एरिया डिराइव कर लेंगे, फिर दिख जाएगा कि आधा क्यों हो रहा है। आ रही बात समझ में? बट दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर एंड नो। क्या आधा घंटा पड़ा है? 15 मिनट लेट भी किया था हमने। पॉलीगन बचा है भी इसमें, एलिप्स वो सर्कल्स का पार्ट है। एज सच एलिप्स पे कुछ आता नहीं है पेरीमीटर और एरिया के अलावा, मतलब फॉर्मूला बस। ठीक है, तो अब मैं आपको पॉलीगन समझा देता हूं क्या होता है। पॉलीगन पहले बताइए समझ में आया? क्वाड्रिलेटरल में हमने बेसिक कवर किया, क्वाड्रिलेटरल्स, उसके नीचे ट्रेपीजियम कवर किया, ट्रेपीजियम के बाद हाँ पैरेललोग्राम आया, पैरेललोग्राम से फिर रोम्बस एंड रेक्टेंगल आया, फिर उसके बाद स्क्वायर आया। ठीक है, एंड हमने उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज देखी हैं, प्लस उनके कुछ बेसिक मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या क्या फिगर्स बन सकती है उस टाइप का हमने भी समझने की कोशिश करी है। ठीक है, याद रहेगी सारी प्रॉपर्टीज। इसके बाद आता है हमारा पॉलीगन। क्या होता है पॉलीगन? कोई भी क्लोज्ड फिगर, एनी एन साइडेड क्लोज्ड फिगर इज नोन एज अ पॉलीगन। पॉली यानी मेनी। इस ट्राइंगल अ पॉलीगन? इट्स अ पॉलीगन ऑफ sides. Is quadrilateral a polygon? Then we will study 5-sided, 6-sided, 7-sided. 5-sided polygon is known as pentagon, 6-sided hexagon, septagon, octagon, nonagon, decagon, duodecagon, and so on and so forth. Depending upon the number of sides, the nomenclatures are given. Right now, what we are going to primarily, if you look at the examination point of view, the kind of questions that we get is on a regular polygon. हमारे जो क्वेश्चंस बेस होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? रेगुलर पॉलीगन पे बेस्ड होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉलीगन, हम ये दोनों चीजें समझते हैं। बट इवन बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड पॉलीगन्स। सो व्हाट ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, लेट अस से आई हैव this is a 3-sided polygon. So if I have 3 sides, so I have one triangle, so total interior angle happens to be 180 degree. एक ट्राइंगल में कितना एंगल होता है टोटल? 180 डिग्री। अच्छा, अगर मेरे पास 4 साइड्स हैं तो मेरी कुछ फिगर ऐसे बनेगी, चाहे क्वाड्रिलेटरल है ना। इसमें कितने ट्राइंगल, मतलब नॉन ओवरलैपिंग कितने ट्राइंगल बना सकते हैं? 2 ट्राइंगल। तो टोटल इंटीरियर एंगल 2 × 180 बनेगा, 360 डिग्री। लॉजिकल है भाई, एक ट्राइंगल ऊपर एक नीचे। अगर मान लो मेरे पास 5 साइड्स हैं, 5 साइड की फिगर मान लेते हैं कुछ तो भी ऐसी है, कितने नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स बना सकते हैं अपन? 3। तो इसका मतलब 3 ट्राइंगल बनेंगे, टोटल इंटीरियर एंगल कितना बन जाएगा? 3 × 180। समझ में आ रही बात? मान लेते हैं मेरे पास हेक्सागन है, 6 साइडेड फिगर है, मान लेते हैं 6 साइड्स। कितने नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल बना सकते हैं अपन? 4 ट्राइंगल। टोटल इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 4 × 180। ऐसे ही मान लेते हैं 7 साइड होती तो कितने ट्राइंगल बन सकते थे अपने? 5 ट्राइंगल। तो टोटल इंटीरियर एंगल कितना होता? अगर 8 साइड्स होती तो कितने ट्राइंगल बनते? 6 ट्राइंगल बनते। टोटल इंटीरियर एंगल कितना होता? ऐसे ही मान लेते हैं n साइड्स होती तो कितने ट्राइंगल बनते? n-2 ट्राइंगल्स बनते। और टोटल इंटीरियर एंगल कितना होता? ये फॉर्मूला होता है टोटल इंटीरियर एंगल इन अ पॉलीगन का। ये लॉजिक है भाई, जितनी साइड्स हैं उससे 2 कम ट्राइंगल बनेंगे, क्योंकि पहली ट्राइंगल के लिए तीनों साइड इस्तेमाल होनी है और बाद वाली ट्राइंगल के लिए सिर्फ एक साइड इस्तेमाल होनी है, तो हमेशा 2 साइड्स कम होंगी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल से। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगी? n-2। और एक ट्राइंगल का एरिया अपने को पता है कितना होता है? 180। तो टोटल इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? n-2 × 180। सो दैट्स द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव in a polygon is total interior angle is equal to n-2 into 180 डिग्री। कोई डाउट है इसके अंदर? नो प्रॉब्लम्स। ठीक,
इसके बाद आता है इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एग्जांपल के तौर पे पहले मैं एक ट्रायंगल बना के आपको समझा देता हूं। मान लेते हैं ये मेरे पास ट्रायंगल है ABC, ये इंटीरियर एंगल है, मान लेते हैं E1, या इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं, इसको E3 मान लेते हैं। 3 इंटीरियर एंगल हो गए। अब इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ये पूरा एंगल होगा एक्सटीरियर या कुछ और होगा? नहीं, या तो इसको इधर एक्सटेंड कर दें, इसको इधर एक्सटेंड कर दें और इसको इधर एक्सटेंड कर दें, तो ये इसका E1 एक्सटीरियर बनेगा, ये E2 एक्सटीरियर बनेगा और ये E3 एक्सटीरियर। समझ में आ रही बात? ये एक्सटीरियर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने एक और एक्सटीरियर एंगल समझाया, कोशिश कर रहा हूं। मान लेते हैं ये मेरे पास स्क्वायर है, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? मान लेते हैं A है, B है, C है, D है। ये इसको E1 बोलते हैं, एक्सटीरियर 1, इसको एक्सटीरियर 2 बोलते हैं, इसको एक्सटीरियर 3 बोलते हैं और इसको एक्सटीरियर 4 बोलते हैं। अब इसका एक्सटीरियर इसको एक्सटेंड कर दो। अब कोई जरूरी नहीं एंटी क्लॉकवाइज, उस तरफ भी कर सकते थे अपन, इसको कर दो और इसको कर दो। तो इसके एक्सटीरियर ये वाला एक्सटीरियर E1 बनेगा, ये एक्सटीरियर E2 बनेगा, ये एक्सटीरियर E3 बनेगा और ये एक्सटीरियर E4 बनेगा। अगर अपन इन सब में देखें तो मान लेते हैं पेंसिल यूज करते, इन दोनों का सम, ये स्ट्रेट लाइन है, इंटीरियर मान लो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना बनेगा? 180। इसमें भी ये इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना बनेगा? इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर हमेशा 180 बनता है। तो हम ये कह सकते हैं पॉलीगन के अंदर इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। याद रहेगा, लॉजिकल है ना, सीधी लाइन दिख रही है, देखो ये कोई भी दो ले लोगे, इंटीरियर प्लस करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर समझ लेते हैं, इंटीरियर एंड करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर कितना बनेगा? 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। जैसे हमने टोटल इंटीरियर निकाला, अगर मुझे टोटल एक्सटीरियर निकालना है, टोटल एक्सटीरियर कितना होता है? ये हमेशा 360 होता है। क्यों होता है मैं एक बार करके दिखा देता हूं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है बट फिर भी जस्ट समझ लो। टोटल कोई भी फिगर हो, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन हो ना, कोई भी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180। कैसे? देखो, इन दोनों का सम कितना है? 180। इन दोनों का सम कितना है? और इन दोनों का सम कितना है? तो ये टोटल कितना हो गया? 180 इंटू 3 हो गया। ये टोटल हो गया। इसमें से अगर मैं अंदर वाले माइनस कर दूं तो काम चल जाएगा। अंदर वाले कितने? E1 प्लस E2 कितना बन जाएगा? 180। कितना हो जाएगा ये? 2 इंटू 180 आ गया। अब इसमें समझाता हूं। ये येलो 180, ये येलो 180, ये येलो 180, ये येलो 180, कितने हो गए? 180 कितने हो गए टोटल? 4 इंटू 180। अपने को क्या माइनस करना है? ये n माइनस 2 इंटू 180, यानी 2 इंटू 180 बनेगा 360 डिग्री। 2 इंटू 180 माइनस करा तो वापस क्या आ गया? 2 इंटू 1। अब आप चाहे पेंटागन लोगे तो भी यही काम करना है, हेक्सागन लोगे तो भी यही काम करना है। एक्सटीरियर एंगल हमेशा कितना आएगा? 2 इंटू 180 यानी 360 डिग्री। ये रिजल्ट है इसका। ऑलवेज टोटल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट बात है, गांठ बांध लो। क्यों है? ये रीजन है। पेंटागन लोगे तो पांचों वाली 5 इंटू 180 टोटल आएगा, अंदर वाला माइनस करोगे 3 इंटू 180 तो वापस बचेगा 2 इंटू 180। पेंटागन के लिए भी यही है। हेक्सागन करोगे तो 6 इंटू 180 माइनस 4 इंटू 180। क्यों? 4 कहां से आ गया? इस फॉर्मूले से आ गया, तो 2 ही बचेगा। हेक्सागन है तो 6 साइड होंगी, 6 इंटू 180, अंदर वाली कितनी है? ये माइनस करोगे कितना बचेगा? 2 इंटू 180। मान लो 7 साइड की फिगर है, टोटल लेंथ कितनी बनेगी? 7 इंटू 180 माइनस 5 इंटू 180, वापिस क्या बचा? 2 इंटू 180। इसलिए टोटल एक्सटीरियर एंगल हमेशा और हमेशा 360 डिग्री बनता है, विच इज 2 इंटू 180 डिग्री, नो मैटर विच पॉलीगन वी आर टॉकिंग अबाउट। समझ में आ रही बात? अब किताब में एक और चीज दे रखी है, कॉनकेव पॉलीगन होता है और एक कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। ये क्या होता है वो समझा देता हूं। टेक्निकल डेफिनेशन ये है, इफ यू चूज 2 पॉइंट्स एंड ड्रॉ अ लाइन, if all the other vertices lie on the same side of the line, then the polygon is known as a concave polygon, otherwise it is a convex polygon. Now this statement is slightly tricky for you to understand. तो मैं क्या करता हूं, एक बार एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी ये रैंडम पॉलीगन है, पेंटागन बन गया, मान लेते हैं पॉलीगन है ना।
कॉन्वेक्स के पॉलीगन बोलता है कि अपन कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो, मान लो अपन ने ये दोनों पॉइंट चूज कर लिए, मतलब कोई भी साइड वाले मतलब एडजेसेंट वर्टिसेस चूज, और हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी विच इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। अब जो बच गए वर्टेक्स ना, ये सारे वर्टेक्स बच गए, ये सारे इस लाइन के एक तरफ आने चाहिए। ये डेफिनेशन है, टेक्निकल डेफिनेशन है ये। एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कॉनकेव पॉलीगन? वो इस तरीके से डिफरेंट है। मान लेते हैं कॉनकेव पॉलीगन कुछ ऐसा है, मान लेते हैं ये मेरा एक कॉनकेव पॉलीगन। इसमें मान लेते हैं अपन ने 2 पॉइंट चूज करे और मैंने इसको लाइन बना दी। क्या सारी वर्टिसेस एक साइड लाई कर रही हैं? कर रही हैं, तो कॉन्वेक्स होना चाहिए। लेकिन ये बात इसके लिए गलत हो जाएगी अगर अपन ने ये दोनों पॉइंट चूज कर लिए। अब कुछ वर्टेक्स इधर आ गया और कुछ वर्टेक्स उधर चला गया, तो ये कॉन्वेक्स मतलब कॉनकेव नहीं है, इसको हम कॉन्वेक्स के नाम से जानते हैं। सॉरी, क्या चीज? हाँ, इफ इट इज ट्रू इट मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल साइड्स ना। इसको री एंटर्ड पॉलीगन के नाम से भी जानते हैं अपन। हाँ, री एंटर्ड एक पॉलीगन है, मान लो इस पॉइंट को पकड़ के अंदर धक्का दे दो। एक्चुअली एक और तरीका होता है कि जो इंटीरियर एंगल है ना 180 से कम होने चाहिए सारे, इसमें ज्यादा हो जाएगा, देखो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। इसको री एंटर्ड पॉलीगन के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा है? इसके नाम से री एंटर्ड पॉलीगन के नाम से जानते हैं इसको। कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स जो हमारे पास एग्जाम में आते हैं वो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स आते हैं। और मोर स्पेसिफिकली व्हाट वी स्टडी इज अ रेगुलर पॉलीगन। क्या होता है रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं? जिसकी साइड्स इक्वल हो एंड एंगल्स भी इक्वल हो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि साइड इक्वल है और एंगल इक्वल नहीं हो? ऐसा होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि साइड इक्वल है बट एंगल इक्वल नहीं है? कैसे, कौन सी फिगर है? रोम्बस है ना, रोम्बस में साइड बराबर है, क्या एंगल इक्वल है? तो क्या वो रेगुलर पॉलीगन है? ना, यही समझा रहा हूं मैं, फीलिंग यही आती है 90% ऑफ द केसेस में तो ऐसा होगा कि साइड बराबर तो एंगल बराबर, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल में हो गया या स्क्वायर में हो गया, तो साइड्स इक्वल तो एंगल्स इक्वल है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। एग्जांपल के तौर पे रोम्बस में सारी साइड बराबर है बट क्या सारे एंगल बराबर हैं? ना, ऑपोजिट एंगल बराबर है। सो रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन ऑल साइड्स and all angles are equal. So rhombus is not a regular polygon, rectangle is a regular polygon. Now majority of the questions that we come across will be on regular figures and regular polygons. ठीक है, रेक्टेंगल नहीं कह रहा, रोम्बस कह रहा हूं। चारों साइड बराबर है बट चारों एंगल बराबर नहीं है, तो रेगुलर पॉलीगन नहीं है, ये कह रहा हूं। वो तो जमा ही नहीं है, साइड तो बराबर ही नहीं है उसमें तो। हाँ है, नहीं नहीं सॉरी, रेक्टेंगल नहीं, रोम्बस एंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। नाउ इफ टोटल एंगल पॉलीगन में कितना होता है? इंटीरियर एंगल कितना है? n-2 इंटू ये टोटल, तो ईच इंटीरियर कितना होगा? डिवाइडेड बाय n, क्योंकि जितने साइड होते हैं उतने ही एंगल बनते हैं। ये पता है या नहीं पता है? एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखो, एक ट्राइंगल है, 3 साइड है तो 3 एंगल बने, 4 साइड है तो 4 एंगल बने, 5 साइड है तो 5 एंगल बने, और 6 साइड है तो 6 एंगल। अगर n साइड्स हैं तो n एंगल। चूंकि रेगुलर है सारे एंगल बराबर हैं, अगर टोटल एंगल n-2 इंटू 180 है तो ईच इंटीरियर कितना हो जाएगा? ऐसे ही ईच एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? 360 बाय n।
अब टेक्निकली आप इनको जोड़ के देख लो, आपको टोटल एक्सटीरियर 360 मिल जाएगा, जो मैंने पहले आपको बताया था, प्रूव करके दिखाया था, मतलब प्रूव तो नहीं किया था। ईच इंटीरियर प्लस ईच एक्सटीरियर विल गिव यू करस्पॉन्डिंग इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 360 डिग्री है। तो ये सारे फॉर्मूले पॉलीगन से जो रिलेटेड है वो ये आ गए। टोटल इंटीरियर एंगल, टोटल एक्सटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ये बेसिक रिलेशनशिप है हमारे इंटीरियर और एक्सटीरियर के बीच का। ठीक है, हो गया पक्का? चलो अब इसको पढ़ना है, समझना है, देख के, मतलब आज हमने बहुत लिमिटेड सा किया है। हाँ जी बताओ, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन क्वेरी, आज जो हमने थ्योरी पढ़ी है, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ रिपीट करना हो है? हाँ, उसमें मान लो ये आया है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर एग्जांपल। नहीं वो, हाँ वो आपको अब तो रिजल्ट पता है ना, बट क्वेश्चन तो आया हुआ है इसके ऊपर, बनेगा क्वेश्चन, बनेगा क्वेश्चन, ये बनेगा, सिर्फ सैंपल समझा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे इसको डिटेल में। ये मान लो हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें एक सर्कल है, ठीक है, उसके बाद इसमें एक और सर्कल है, इस जगह में एक और सर्कल है, ऐसे ही छठे सर्कल का पेरीमीटर बता दो, और इन सारे सर्कल का एरिया बता दो, इन सारे सर्कल का पेरीमीटर बता दो, छठे सर्कल और सातवें सर्कल का रेशियो बता दो पेरीमीटर का। ये सारे क्वेश्चन होंगे। हाँ मैं इसकी तैयारी करूं। अब वो जो पूछ रहे हैं ना, इन रेडियस सरकम रेडियस कहाँ पे काम आएगा, जब ये करवाऊंगा तो उसमें क्या है कि वो अपने आप में पूरा टॉपिक है, लेकिन अगर वो नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, सॉल्व करने लायक बचेगा नहीं। तो वो नॉलेज काम में आएगी जब हम इसको करेंगे, लेकिन अभी इसके लिए मुझे आपको पेरीमीटर भी समझाना है, एरिया भी कराना है, क्योंकि ये सब कुछ यूज करेगा, इन सेंटर का अंडरस्टैंडिंग भी यूज करेगा, सरकम सेंटर की अंडरस्टैंडिंग यूज करेगा, आपका थोड़ा प्रोग्रेशंस भी यूज कर लेगा, थोड़ा एरिया और पेरीमीटर की भी अंडरस्टैंडिंग यूज करेगा। तो इसलिए मैं अभी आपको क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूं पर से कि भाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आएगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये प्रॉपर्टीज अच्छे से याद करनी है। इन प्रॉपर्टीज को नहीं याद करोगे तो बाद में गड़बड़ होएगी जब हम क्वेश्चंस करना चाहेंगे। ठीक है, और बताओ कुछ। नहीं डराने का कोई पर्पस नहीं है, लेकिन ये है कि वो पढ़ना तो पड़ेगा ही, मतलब वो सारा, क्योंकि सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, 3-4 चीजों को मिक्स करके आएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज, और जो पिछली बार किया था वो सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ के आनी है।